बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्यूटर साइंस की जो एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जो कि केपीपीएससी में या ईटा के थ्रू या एफपीएससी में जो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स आती हैं उन सब के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो लेक्चर सीरीज है बहुत बेनिफिशियल है। तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम सीरीज के तमाम लेक्चर्स जो है वो बर वक्त मिलते रहें। और अगर आप हमारे पेड सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी जॉब्स जो हमारी ऑल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर या वन पेपर की जो जॉब्स हैं उन सब के लिए हमारे जो सेशंस हैं वो चल रहे हैं। तो अगर आप हमारे पेड सेशन, हमारे पेड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए चैप्टर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक की। इसके बाद से हमारे जो फर्दर आगे 5-6 जो लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पीछे जो हमने लेक्चर्स किए थे उसमें हमने कंप्यूटर और नेटवर्किंग से रिलेटेड जो उसका इंट्रोडक्शन था, फंडामेंटल्स थे और उनके जो पार्ट्स वगैरह थे उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। अब फर्दर हमारे नेक्स्ट जो 5 चैप्टर आएंगे उनमें हम जो प्रोग्रामिंग है उससे मुताल्लिक डिटेल से देखेंगे कि प्रोग्रामिंग को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की। प्रोग्रामिंग को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने चाहिए, क्योंकि जिसके बगैर आप जो प्रोग्रामिंग का जो तरीकाकार है या प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों महसूस होती है और प्रोग्रामिंग के पीछे जो थिंकिंग है, जो लॉजिक है वो क्या है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम जो बेसिक जो चीजें हैं उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना हुआ है। तो प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो एक जो प्रॉब्लम है उसकी अगर डेफिनेशन देखें, साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो एक प्रोग्राम जो है वो एक प्रोग्राम जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वो बनाया जाता है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। कंप्यूटर इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसको एनालाइज नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर का काम जो है वो सिर्फ ये कि हम एनालाइज करके उसको एल्गोरिदम यानी कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है। प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम का एनालिसिस कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है कि वो ये सारे काम कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो उसको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। एक प्रॉब्लम जो है वो एक ऑब्स्टिकल हो सकती है, कोई डिफिकल्टी हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है जो किसी भी सिचुएशन में जिसका सॉल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड हो, यानी कि एनीथिंग विच नीड टू बी सॉल्व, एनी सिचुएशन, एनी चैलेंज, एनी डिफिकल्टी, कोई भी ऐसी चीज जिसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हो, हम उसको एक प्रॉब्लम कहते हैं। अगर हम इसको मजीद एलैबोरेट करें तो व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज, इसके दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम एक प्रॉब्लम कहते हैं। कि होना क्या चाहिए और हुआ क्या, इन दोनों के दरमियान अगर गैप आ जाता है तो उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। अगर जो होना चाहिए वही हो जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट अगर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है तो ये जो दरमियान में डिफरेंस है उसको हम उसको एक प्रॉब्लम कहते हैं। अब जब प्रॉब्लम मिल जाती है तो हम प्रॉब्लम को इंटेलिजिबली एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके लिए जो ह्यूमन है जिसको हम प्रोग्रामर कहते हैं वो उसको एनालाइज करके उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या बन सकते हैं उसको सजेस्ट करता है और उस पॉसिबल सॉल्यूशन की फिर इंस्ट्रक्शंस डेवलप करता है और वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर को दी जाती हैं कि इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि मेजर रोल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का है, प्रोग्रामर का है, जो इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करता है एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। यानी कि प्रॉब्लम का एनालिसिस, प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन और उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है ये एक प्रोग्रामर डेवलप करता है। फिर उन गिवन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्यूटर करता है और उसी की बेस पर जो है वो आउटपुट डिक्लेयर किया जाता है। अब जो एनालाइज करने की वजह क्या है,
जब आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसके लिए क्या एनालाइज करेंगे, और मैं यू नीड टू क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट इट कैन बी एनालाइज। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम है क्या। रिविजिट द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन टू मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट इट। उसको दोबारा से देखें कि आप उसको 100% क्लियर है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट। फिर आप उस पर ये एनालाइज करें कि प्रॉब्लम है किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में प्रॉब्लम। हाउ फ्रीक्वेंटली डज इट अकर, वो प्रॉब्लम कितनी दफा या बार बार आ रही है, अगर बार बार आ रही है तो कितनी बार आ रही है। When and where does it occur, कब और कहां ये हो रही है। Who is affected, उसकी वजह से कौन कौन जो मुतासर हो रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अब ये आपकी प्रॉब्लम के एनालिसिस के स्टेप्स हैं। आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म द पॉसिबल कॉजेज। फिर आप खुद से सोचते हैं कि इसकी मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं। फिर ग्रुप द कॉजेज टुगेदर, फिर आप उनकी ग्रुपिंग करते हैं, एक जैसे कॉजेज को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फर्दर आप किस तरफ जाते हैं, आप उसके बाद जो वो कॉजेज होते हैं, रिप्रेजेंट द कॉजेज ग्राफिकली, फिर आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि सिमिलर कॉजेज जो उनको कंबाइन किया जा सके। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम यू कैन मूव ऑन टू प्लानिंग द सॉल्यूशन। अब आप जब इन सारी चीजों को एनालाइज कर लेंगे, आप उसका काज पता चल गया, उसकी फ्रीक्वेंसी का पता चल गया, उसकी इफेक्टिवनेस का पता चल गया, ये सारी चीजें जब आप डिटरमिन कर लेते हैं, उसको ग्राफिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर आप प्लान करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है वो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, और एक प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन को हल करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आप जब एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जब डिफरेंट सॉल्यूशंस आपके सामने आते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम एफिशिएंट हो, स्पीडी हो और लेस कॉम्प्लेक्स हो। ये वो चार एलिमेंट है जिसकी बेस पर आप बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो उसको अलग करते हैं। सबसे नंबर 1 इज कॉस्ट इफेक्टिव, नंबर 2 इज टाइम एफिशिएंट, नंबर 3 स्पीड एंड नंबर 4 कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन चारों ऑप्शंस को हम फर्दर जो है वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स है उनमें कुछ यूजफुल जो पॉइंट्स वो यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की प्रेडिक्शन करने में। सबसे पहला है जी एब्स्ट्रैक्शन। आप क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम को, मॉडल को, सिस्टम को बिफोर अप्लाइंग इट टू द रियल सिस्टम, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मॉडल आपने बनाया है उसको एनालाइज करेंगे किसी रियल सिस्टम पर अप्लाई करने से पहले। आप उसको खुद से एनालाइज करेंगे या किसी आर्बिट्रेरी सिचुएशन में या किसी फर्जी सिचुएशन पे अप्लाई करके देखेंगे आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो उसके बाद है जी एनालॉगी। एनालॉगी क्या है, यूजिंग अ सॉल्यूशन दैट सॉल्व्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम। फिर आप ये देखेंगे कि क्या इस ये जो सॉल्यूशन है या इस तरह की कोई सिमिलर प्रॉब्लम पहले भी आई है, क्या ये सॉल्यूशन किसी और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, आप उसकी एनालॉगी को देखते हैं। देन आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, क्या इट इज अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक बाय विच efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its member। क्या आप क्या करते हैं, आप ये ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप पे जो लोग मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, जितने भी उसके स्पॉन्टेनियस आइडियाज हो सकते हैं उसके सॉल्यूशन के, उन सारे आइडियाज को गैदर किया जाता है। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। फर्दर मूव करते हैं जी आप, ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की इमेज दिखाई गई जहां पे ग्रुप ऑफ मेंबर जब वो कोलैबोरेट करते हैं, अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है उनको देते हैं, फिर उनको गैदर करके उनसे एक लिस्ट बनाई जाती है जो पॉसिबल सॉल्यूशन जो है हो सकती हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। आप क्या करते हैं, आप ब्रेक डाउन द लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सॉल्वेबल प्रॉब्लम। आप जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, आप उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हम उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो उनको सॉल्व करेंगे तो उन सब का सॉल्यूशन मिलकर उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फिर आ जाता है जी रिडक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आप कोशिश ये करते हैं कि अभी जो आपके सामने प्रॉब्लम है आप उसको ऐसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें जिसका सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है
कि अभी जो आपके सामने प्रॉब्लम है वो सिमिलर टू सम अदर प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इस तरह उसको उसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि ऑलरेडी जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उनसे मदद ली जा सके। उसके बाद आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च फॉर ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम और सॉल्यूशन अब आप उनको ढूंढने चल पड़ते हैं, उनको ढूंढते हैं कि क्या उनमें से कोई ऐसा है जो हमारी प्रॉब्लम के लिए सूटेबल हो सकता है। फिर ट्रायल एंड एरर, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन को, और उसकी टेस्टिंग के दौरान कोई अगर एरर आता है उसको ठीक करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, जब तक कि आपके पास एक फाइन सॉल्यूशन नहीं आ जाता। ओके जी, अब आ जाते हैं जी कैंडिडेट सॉल्यूशन की तरफ। कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या है जी? देयर मे बी सेवरल अल्टरनेटिव फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हाउएवर फाइंडिंग द बेस्ट द मोस्ट सूटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशन। जब आपने ऊपर ट्रायल किए, उसमें एरर आए, आपने उन एरर्स को करेक्ट किया, फिर ट्रायल किए, फिर एरर आए, फिर करेक्ट किया, तो इससे करेक्शन करते करते इन द लास्ट जो सबसे बेस्ट, सबसे मोस्ट सूटेड सॉल्यूशन होता है, हम उसको कहते हैं जी ये एक कैंडिडेट सॉल्यूशन है, और उस कैंडिडेट सॉल्यूशन को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब कैंडिडेट सॉल्यूशन का सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या है, हम किस तरह बेस्ट सॉल्यूशन को जब वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो उसके लिए जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तीन मेजर एस्पेक्ट हैं जिनकी बेस पर हम ये डिटरमिन करते हैं कि कोई सॉल्यूशन बेस्ट है या नहीं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्पीडीनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये तीन चीजें हैं जिसकी बेस पर जो हम बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको डिफाइन करते हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि इनसे मुराद क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। हमें एक ऐसा प्रॉब्लम चाहिए जो प्रॉब्लम को जो टाइम विद इन द टाइम एफिशिएंटली सॉल्यूशन को प्रोड्यूस कर सके, यानी कि वो ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, कम से कम मिनिमम टाइम को कंज्यूम करे। उसके बाद कॉस्ट है जी। कॉस्ट मींस कि वो सिस्टम की कितनी स्पेस को या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कितनी चीजें या कितने रिसोर्सेज को एंगेज कर रहा है, वो स्पेस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, वो टाइम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने रिसोर्सेज हैं सिस्टम के जिनको वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। कि वो कम कॉस्ट पे सॉल्यूशन, जो सबसे कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, हम उस सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं। और इन द लास्ट हमारे पास है जो कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन कि एक तो रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है वो कम से कम करे, और उसके बाद टाइम जो है वो कम से कम ले, स्पेस जो है वो कम से कम ले, यानी कि सिंपलेस्ट सॉल्यूशन हो जिसमें कॉम्प्लेक्स सेटअप शामिल ना हो, जिनको सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड हो, स्पेस भी रिक्वायर्ड हो, टाइम भी रिक्वायर्ड हो। ये इस तरह के सॉल्यूशंस को हम प्रेफर नहीं करते। हम कहते हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज मिनिमम टाइम में जो सॉल्यूशन एग्जीक्यूट हो सके, इन बेसिस पे हम जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं एक बेस्ट सॉल्यूशन को बाकी अवेलेबल सॉल्यूशन से। ओके जी, अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हमने एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो डिटरमिन कर लिया है। अब उस सॉल्यूशन तक पहुंचना कैसे है, उस सॉल्यूशन तक जाने के लिए जो पाथ है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कैसे डिफाइन की जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं जी एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, के खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। एक एल्गोरिथम जो होता है ये वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डिफाइन करेंगे। अब इसका रोल क्या है जी एल्गोरिथम का? जो एल्गोरिथम जो है वो आपको लिबर्टी देता है कि आपका जो पैटर्न है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, जो बेस्ट सॉल्यूशन तक जाने के लिए तो आपका जो वो पैटर्न है, जो आपने एक प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, वो इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम इफेक्टिव हो और कॉम्प्लेक्स ना हो। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिफाइन कर देते हैं, और वो प्रोसीजर आपको कम वक्त में कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ लीड करता है। दैट इज व्हाई we always prefer to make an algorithm. For example, आप जो 20 नंबर्स हैं उनका एक एवरेज लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके अगर आप एल्गोरिथम बनाएंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, तो क्या करेंगे, आप पहले 20 नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे,
फिर ऐड करेंगे उन सब नंबर्स को, फिर अब डिवाइड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2, यानी कि यहां से जो रिजल्ट आएगा उसको अब 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी द एवरेज। तो अब एवरेज पर जाने के लिए ये जो आपने स्टेप्स लिए हैं, यही स्टेप्स असल में एल्गोरिदम कहलाते हैं। अब एल्गोरिदम बन गया जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एल्गोरिदम सबसे बेस्ट है या नहीं? तो उसके लिए हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को जज करते हैं। अब एफिशिएंसी कैसे जज की जाती है? एफिशिएंसी हम इस तरह से उसको जज करते हैं, हम देखते हैं कि वो कितने इनपुट के अगेंस्ट कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, यानी कि एक आउटपुट जनरेट करने के लिए वो कितने रिसोर्सेज को, कितने स्पेस, कितने टाइम को कंज्यूम कर रहा है, वो किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को डिफाइन करेगा। उसमें स्पीड ऑफ रनिंग टाइम के टाइम को कैलकुलेट करते हैं, और स्पेस, ये वो दो चीजें होती है जिस पे हम कंसर्न होता है कि एक वो स्पीडली काम करे, स्पेस कम ऑक्यूपाई करे, टाइम कम इस्तेमाल करे, उसकी बेस पर हम जो एल्गोरिदम है उसकी एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा जी, अब आपने अब एक एल्गोरिदम अगर लिखना है तो आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? आप एक एल्गोरिदम अगर किसी सॉल्यूशन का लिखना चाह रहे हैं तो जिन बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है वहां पे यहां पे उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज, आपको जो जरूरत है वो है इनपुट की। आपको पता होना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या पॉसिबल इनपुट्स देने जा रहे हैं जिनके अगेंस्ट आपको आउटपुट चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो इनपुट्स हैं वो पता होने चाहिए कि आपने क्या इनपुट दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट्स दिए हैं तो ऑब्वियसली उन इनपुट्स को एनालाइज करने में, हैंडल करने में लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, लार्ज स्पेस जो वो रिक्वायर्ड है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में आपको इनपुट्स रिक्वायर्ड है। देन प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, आपको पता है कि जो आपने इनपुट दिए हैं उनको किस प्रोसेस में से गुजारना है, कौन सा प्रोसेस है जो उस इनपुट को हैंडल करेगा। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशन इज अ मेजर फॉर एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। द प्रोसेस कंप्लीशन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ साइकिल टाइम, वेट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके अंदर साइकिल टाइम होता है जिसमें उसने उसको इनटेक करना है, प्रोसेसिंग के लिए जो वेट हो रहा है, और फिर फाइनल जो प्रोसेसिंग हो रही है। इन सारी चीजों का आपको पता होगा, तब आपको पता चलेगा कि प्रोसेस क्या चल रहा है, उस प्रोसेस के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उस प्रोसेस के लिए कितनी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड है। अब प्रोसेस आपको पता लग गया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन टू बी टेकन। डिसीजन क्या होना चाहिए, जो ऑप्टिमल रिजल्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोसेसिंग के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको क्या है, यानी कि जो पॉसिबल सॉल्यूशन आपने पहले डिफाइन किया हुआ उस प्रॉब्लम का, वो एज ए आउटपुट आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां तक जाना है। उसके बाद जो आउटपुट से पहले डिसीजन है कि आउटपुट से पहले आप डिसीजन ले सकें। फॉर एग्जांपल, इफ एंड बट की सिचुएशन आती है, आप कोई दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो आप 4 और 3 में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब यहां पर डिसीजन क्या है? इफ 3 इज ग्रेटर देन 4 देन वी डिक्लेयर 4 इज ग्रेटर। तो ये डिसीजन है कि 3 और 4 में से 3 ग्रेटर है या स्मॉलर है। ये इफ और बट की जो कंडीशन है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग होती है एल्गोरिथम की, कि वो किस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी जो आउटपुट है उसको प्रिंट आउट करेगा। तो ये सारी चीजें आपको जब मालूम होगी, देन आप इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन एंड आउटपुट, ये सारी चारों चीजें आपको पता होगी तो आप एक एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है एल्गोरिथम की, हम उनको देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से एक एल्गोरिथम जो वो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, के 5 नंबर्स गिवन है, आपने उनका सम फाइंड आउट करना है, उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और उनकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब एल्गोरिथम आप कैसे उसका लिखेंगे? तो गिवन 5 नंबर्स आपके पास क्या है? n1, n2, n3, n4 एंड n5। उसके बाद algorithm finds the sum, sum, product, PRO and average AVG। ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी है। गिवन नंबर्स पता है, आउटपुट का हमें पता है। अब देखें जी, अब क्या लिखेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है जी? रीड n1, n2, n3, n4 एंड 5। आपने 5 नंबर उसको प्रोवाइड कर दिए। स्टेप 2 आपके पास क्या है? सेट सम इज इक्वल टू n1, n2, n3, n4 एंड 5। आपने प्रोसेस उसको बता दिया कि जो सम है वो किस तरह से आएगा कि 5 नंबर को आप जमा करेंगे तो आपके पास आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? सम। इससे स्टेप 3 क्या? आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, तो PRO, इसको अपने प्रोडक्ट का हुआ, तो ये कैसे आएगा कि आप उन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
और इन द लास्ट थर्ड नंबर पे आपको क्या चाहिए, एवरेज। और एवरेज कैसे आएगी, जो आपने सम निकाला है यहाँ पे, ये एसवीएम जो निकाला हुआ, इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो एंड में आपके पास क्या आ जाएगा, राइट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज जो आपका आउटपुट है लिखेंगे, और लास्ट पे आ जाएगा जी एग्जिट, और आपका एल्गोरिदम कंप्लीट। ये वो एल्गोरिदम है, ये वो स्टेप है जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, और कंप्यूटर इन स्टेप को एग्जीक्यूट करते हुए आपका प्रॉब्लम जो वो सॉल्व करता है। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल दी हुई है, आप प्रैक्टिस के लिए जो है वो किसी भी एग्जांपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, कि 3 अनइक्वल नंबर्स दिए गए हैं और आपने इसमें से डिसाइड ये करना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट। तो 3 नंबर आपको कौन से देंगे, N1, N2 एंड N3। आपने फाइंड आउट करना है LARG, यानी कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 रीड, तीनों नंबर्स को आप रीड करेंगे। स्टेप 2 क्या है, अब देखिए ये डिसीजंस है जो आगे हम बात कर रहे थे। डिसीजंस क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन N2 एंड N1 इज ग्रेटर देन N3, यानी कि अब आप पहले पकड़े एक नंबर को, N1 को, चेक कर रहे हैं कि N1 N2 और N3 से बड़ा है, तो हम क्या सेट कर देंगे जी, N1 सबसे बड़ा है। फिर पकड़ेंगे जी N2 को, चेक करेंगे क्या N2 N3 से बड़ा है, तो हम कह देंगे जी N2 द लार्जेस्ट है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं, फिर हम कह देंगे कि N3 ही लार्जेस्ट है, और एंड पे हम राइट कर देंगे लार्ज नंबर और एग्जिट हो जाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप एल्गोरिदम ये आपने टाइप किया, और इन्हीं स्टेप्स को, इन एल्गोरिदम को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा कंप्यूटर और आपकी आउटपुट देगा। बुक के अंदर ये काफी सारी एग्जांपल्स यहाँ पर डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है एल्गोरिदम्स की वो यहाँ पर गिवन है, आप उनको प्रैक्टिस के लिए जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोई छोटी है कोई बड़ी है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी एक्सपर्टीज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम डिटेल इसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ समझाने का मकसद ये कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिसीजंस, ये आपको पता हो। जैसे लास्ट में एक और हम एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज डिटरमिन प्राइम नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम N1 to N2 where N1 is greater than N2, यानी कि आपके पास एक रेंज ऑफ नंबर दी गई है जिस N1 और N1 N2 से बड़ा है, इनमें से प्राइम नंबर को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं बिटवीन N1 और N2, उसके दरमियान हमने फाइंड आउट करने हैं प्राइम नंबर्स, और कंडीशन है हमारे पास N1 इज ग्रेटर देन N2। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, हम उसको रीड करेंगे, N1 और N2 नंबर्स को देंगे। अब सेट करेंगे n इज इक्वल टू N2 प्लस 1, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर बनाने की कोशिश करेंगे प्लस 1 ऐड करने से। इस तरह अगर ये इससे स्मॉलर होता है तो हम स्टेप 4 को रिपीट कर देंगे, अगर ये इससे माइनस करने से ग्रेटर होता है तो हम स्टेप 5 को रिपीट कर देंगे। इस तरह परसेंटेज i इज इक्वल टू 0 और n प्लस 1 होता है, और ये दोनों ट्रू नहीं होते तो हम इसको वापस भी ले जा सकते हैं N3 के ऊपर, और अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम फर्दर आगे मूव कर देंगे कि सेट n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी कि हर नंबर में एक ऐड करने के बाद आपके पास उसका प्राइम नंबर आ जाएगा, और इस तरह से आप उसको एग्जिट करते रहेंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहां पर मौजूद है, आप फॉर द प्रैक्टिस से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट बेसिक इसके पीछे थिंकिंग या उसके पीछे जो सोच है या जो उसके पीछे प्रोसेस है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरी बेसिक चीज है जो प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है दैट इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में दो वर्ड्स हैं, वन इज अ फ्लो एंड अदर इज द चार्ट। फ्लो मीन कि समथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड चार्ट मीन्स टू प्रेजेंटिंग समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल्स या ग्राफिक की मदद से जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो है वो दिखाते हैं। हम पिक्चर्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां से इंफॉर्मेशन चलकर कहां तक जो है वो डिलीवर हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। यानी कि फ्लो चार्ट जो है वो प्रोसेसिंग, कंप्लीट प्रोसेसिंग को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक या इमेजेस जो है वो दिखाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, व्हाई फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट? फ्लो चार्ट इज टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज, इंप्रूव, डॉक्यूमेंट एंड मैनेज अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम। कि एक प्रोसेस को जब हम ग्राफिकली पिक्चर की सूरत में देखते हैं तो पिक्चर की मदद से उसको समझना आसान होता है, तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, या उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। फ्लो चार्ट आर कॉमनली यूज्ड in developing business plans,
डिजाइनिंग एल्गोरिदम्स एंड डिटरमिनिंग द ट्रबलशूट स्टेप्स। जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन पिक्चर की सूरत में स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हो तो आप उसमें से जो एरर्स हैं या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रबल शूट कर सकते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बेसिक्स जो फ्लो चार्ट्स के अंदर चीजें होती हैं हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे यहां पर ये एक फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल दिखाई गई है। अच्छा, इसको मैं आगे जो पिक्चर्स हैं उनकी शेप आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले हम इसके पीछे की स्टोरी समझ लेते हैं। अच्छा जी, फ्लो चार्ट्स के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि द व्यूअर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि जो देखने वाला है वो उसको देखकर प्रोसेस को समझ सकता है। शोइंग द रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट, ये आपको इनपुट और आउटपुट जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में बता देता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट प्रोसेस स्टेप, कि उसमें जितने भी स्टेप्स हुए उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्या है। उसके साथ साथ हेल्पिंग विद द डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, क्योंकि सारा प्रोसेस आप देख रहे होते हैं। ट्रैकिंग द प्रोसेस फ्लो, उसके जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन एरो की मदद से नजर आ रही होती है कि इंफॉर्मेशन किस तरफ से चलकर किस तरफ जा रही है। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट स्टेप एंड एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी स्टेप्स, कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हाईलाइट करता है, जो अननेसेसरी स्टेप्स है उनको फिल्टर आउट कर देता है। अब फ्लो चार्ट के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है? तो फ्लो चार्ट के लिए आपको एक तो इनपुट चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, डिसीजन चाहिए और आउटपुट चाहिए। ये वही पॉइंट्स हैं जो अब हम एल्गोरिदम में देख चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर ये समराइज कर सकते हैं कि जो आप एल्गोरिदम राइट करते हैं उस एल्गोरिदम को अगर आप पिक्चर्स की सूरत में, ग्राफिक की सूरत में ड्रॉ कर लें, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट वही है, आपको इनपुट चाहिए, प्रोसेसिंग, डिसीजन और आउटपुट, ये चार चीजें होंगी। देन आप जो फ्लो चार्ट है एक एल्गोरिदम लिखते हैं और उसी एल्गोरिदम को आप पिक्टोरिकली लिख सकते हैं पिक्चर की सूरत में। अब जो पीछे हमने पिक्चर देखी थी, अब हम उसको वन बाय वन देखेंगे कि उस पिक्चर में जो सिंबल्स दिखाए गए हैं वो सिंबल, कौन सा सिंबल किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो फ्लो चार्ट के अंदर जो ओवल शेप है, ओवल शेप हमें इंडिकेट करेगी स्टार्टिंग या एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। प्रोसेस का स्टार्ट या प्रोसेस का एंड जो है वो एक जो ये ओवल है वो रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ये एरो है, एरोज जो है ये अलाइन इज अ connected that shows a relationship between the representative shapes। ये shapes के दरमियान एरो जो है वो डायरेक्शन दिखाएगा कि प्रोसेस जो है या इंफॉर्मेशन है उनकी फ्लो की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है ये इनपुट और आउटपुट को शो करवाती है। पैरेललोग्राम जहां पर भी होगी इस पिक्चर से हम समझ सकेंगे कि ये इनपुट है या आउटपुट है। उसके बाद आ जाती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बताएगी जी प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस क्या हो रहा है। रेक्टेंगल सिंबलाइज करती है प्रोसेस को। और इन द लास्ट हमारे पास है जी डायमंड, और डायमंड जो है वो डिसीजन को इंडिकेट करता है कि उस जगह पर जहां पे ये डायमंड दिखाया जा रहा है क्या डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जी फ्लो चार्ट की, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास प्रॉब्लम है यहां पर, फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 नंबर, जो हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने पहला एल्गोरिदम लिखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक ओवल है और ओवल शेप इंडिकेट किसको कर रही है, स्टार्ट को। उसके बाद हमारे पास आ गई जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बताती है जी इनपुट और आउटपुट को, और यहां पर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, ABCDE 5 नंबर्स है। उसके बाद आगे जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अब हमें क्या बता रही है, प्रोसेस के बारे में। जैसे पीछे हमने देखा था सम कैसे आएगा, हम सबको प्लस करेंगे। प्रोडक्ट का PROD कैसे आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज कैसे आएगा, सम डिवाइडेड बाय 5। ये रेक्टेंगल हमें बता रही है प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद फिर आगे एक पैरेललोग्राम आ गई, और पैरेललोग्राम दोबारा इंडिकेट कर रही है आउटपुट को। ये इनपुट थी और ये हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट। और उसके बाद लास्ट में फिर ओवल है, और ओवल अगेन इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो है वो एल्गोरिदम जो है वो खत्म हो गया। तो ये जो हमने पिक्चर्स की सूरत में, सिंबल्स की सूरत में जो एल्गोरिदम लिखा है, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और ये एरोज जो है ये दरमियान में इंडिकेट कर रहे हैं कि जो फ्लो है वो किस तरफ है, इंफॉर्मेशन जो है वो किधर से किधर जा रही है। ये ऊपर नहीं नीचे की तरफ, यानी कि स्टार्ट से हम इनपुट पे गए, इनपुट से जो है प्रोसेस की तरफ, प्रोसेस से आउटपुट, और आउटपुट से स्टॉप की तरफ। यहां में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं।
जैसे यहां पर देखिए वही जो हमने पीछे किया था, 3 नंबर्स जो है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट। देखिए स्टार्ट हमने किया, इनपुट दे दी एबीसी 3 नंबर्स। अब देखिए डायमंड क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। क्या डिसीजन ले रहा है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर तो यस है तो आउटपुट ए आ जाएगी और खत्म हो जाएगा, और अगर बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यस है तो इस तरफ जाएंगे, नो है तो नीचे वाली तरफ आएंगे, आउटपुट सी है। यानी कि ये डायमंड हमें बताएगा डिसीजन लेके कि यस और नो। अगर यस है तो हम आउटपुट ए दे देंगे, अगर नो है तो हम दूसरी कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है हम आउटपुट उसका डिलीवर कर देंगे, और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवल, जो हमें वो स्टॉप का साइन दे रहा। मतलब डिसीजन कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है कि जो कंडीशंस हमने अप्लाई करी हैं क्या वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अगर ट्रू हो रही है तो एक तरफ चले जाएंगे, फॉल्स हो रही है तो वो एक तरफ चले जाएंगे। याद रखिए कि इनपुट आउटपुट स्टार्ट स्टॉप सबकी तरफ जो है वो एक एरो की तरफ जाता है, बट जो डिसीजन वाले डायमंड शेप इनमें से एक से ज्यादा एरोज जो है वो बन सकते हैं यस या नो कंडीशन के लिए। एक और देख रहे जी, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। ये गिवन मास के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हमारे पास ओवल आ गया जो एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहा है, फिर हमारे पास इनपुट क्या आ गया, फोर्स और मास एफ और एम। हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ए जो होता है वो फोर्स और मास दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स से जो एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इनपुट ये दे दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास, और उसका आ गया आउटपुट हमारे पास। फिर अगेन हमारे पास पैरेललोग्राम है और एंड पे ओवल है जो हमें स्टॉप को इंडिकेट कर रही है। इस तरह यहाँ पर काफी सारी एग्जांपल्स हैं जो हमें डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड शेप से आप डिसीजन यस या नो के साथ आउटपुट ले सकते हैं। तो ये आपको सारे के सारे इधर से काफी सारी जो एग्जांपल्स हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्रोसेसेस में ये सभी एल्गोरिदम्स जो है सिर्फ उसकी इमेजेस की शक्ल में दिखाए गए हैं, इंडिकेट कर रहे हैं फ्लो चार्ट्स को। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, कुछ यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन ऑब्स्टिकल, डिफिकल्टी और चैलेंज और एनी सिचुएशन दैट रिक्वायर्स रेजोल्यूशन इज कॉल्ड। तो एक प्रॉब्लम, उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। कोई भी चैलेंज हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसका सोल्यूशन रिक्वायर्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जी, dash is used to describe properties of an algorithm relating to how much of various type of resources it consume। कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्गोरिदम को उसके जो रिसोर्सेज यूजमेंट के हवाले से बताती है, तो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम। डैश इज अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स होता है जी। एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लास्ट में विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। तो एक रेक्टेंगल जो है वो इस्तेमाल होती है प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पेड सेशन ज्वाइन करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।